इलेक्ट्रिकल इंटरव्यू के 10 सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको हर इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं, जो बहुत ही कॉमन है। इलेक्ट्रिशियन हो, इंजीनियर हो, या इलेक्ट्रिकल फोरमैन हो, या इलेक्ट्रिक से एचओडी हो, बेसिक जो क्वेश्चन है वो आपसे कोई भी पूछ सकता है। ये सीखने में मुझे 10 साल लगे, लेकिन मैं आपको सिर्फ 1 मिनट में सिखा दूंगा। सबसे जो पहला क्वेश्चन है, स्टार डेल्टा स्टार्टर क्या है। मैं आपको 10 क्वेश्चन बताऊं, उसके पूरे आंसर भी आपको एक्सप्लेन करूंगा। स्टार डेल्टा स्टार्टर क्या है, बहुत ही कम शब्दों में बताना है। इंटरव्यू का मतलब ये कि टेबल पे बैठते हो अगले को पूरा सेटिस्फाई करना, बहुत ही कम शब्दों के अंदर। क्वेश्चन नंबर 2 है, कॉन्टेक्टर और रिले में क्या फर्क है। क्वेश्चन नंबर 3 है, एमसीसी और पीसीसी पैनल में क्या फर्क है। क्वेश्चन नंबर 4, वीएफडी क्या है और ये किस तरह वर्क करता है। क्वेश्चन नंबर 5, लोटो क्या है, लोटो का फुल फॉर्म बताओ और ये कैसे वर्क करता है। लोटो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी पूरा क्लियर करूंगा। क्वेश्चन नंबर 6, 3 फेज मोटर ओवरलोड रिले कैसे काम करती है। RYB का मतलब क्या है, इसमें RYB की जगह अपन कुछ और क्यों नहीं ले सकते। RYB क्या है, इसको एक्सप्लेन करो बहुत ही कम शब्दों में, मतलब सब कम होने चाहिए, चीजों को ऐसे रायता नहीं फैलाना है, मतलब आपका जवाब थोड़ा सा स्टिक लगना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8, अर्थिंग क्या है और इसे करना क्यों जरूरी है। अर्थिंग के इंपॉर्टेंस बहुत ही कम शब्दों में बताओ। क्वेश्चन नंबर 9, PPE का फुल फॉर्म बताओ, PPE क्या है, इलेक्ट्रिकल में इसका क्या महत्व है। क्वेश्चन नंबर 10, कंट्रोल वायरिंग और पावर वायरिंग में दोनों में क्या फर्क है, इसको एक्सप्लेन करो। हम बैक टू बैक सबको लेके चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा सबसे इंपॉर्टेंट, स्टार डेल्टा स्टार्टर, इसको क्यों लगाते हैं। सबसे पहले इसका पर्पज जानते हैं। इसमें 3 कॉन्टेक्टर होते हैं, एक मैन होता है, एक स्टार होता है और एक डेल्टा होता है। फर्स्ट क्वेश्चन ये बन जाता है, इसमें कितने कॉन्टेक्टर लगे होते हैं। इसमें 3 कॉन्टेक्टर लगे होते हैं, मैन कॉन्टेक्टर, स्टार और डेल्टा। लगाते क्यों, लगाने के पर्पज क्या है। होता क्या है, 7.5 किलोवाट यानी 10 HP से ऊपर जितनी मोटर है उसको जब स्टार्ट करते हैं तो अपने स्टार्टिंग का 5 से 7 गुना करंट ज्यादा लेती है। उस कंडीशन में क्या होगा, पास में जितनी भी मशीनें लगी है वो भी उससे फ्लक्चुएशन से बाधित होंगी। इसलिए हम क्या करते हैं, स्टार्टिंग उसको कम वोल्टेज देते हैं, कम यानी लगभग 57% उसका वोल्टेज देते हैं, उसको हम स्टार में चलाते हैं। और कुछ समय बाद मोटर जो रनिंग में आती है उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, इसको डेल्टा में चलाते हैं। टाइमर लगा होता है वो स्टार से डेल्टा में कन्वर्ट कर देता है, मोटर को अपने फुल वोल्टेज देते हैं। इसके बाद मोटर अपना फुल टॉर्क की चलने लग जाती है। स्टार डेल्टा जो स्टार्टर है, स्टार्टिंग मोटर का जो स्टार्टिंग करंट भी कम होगा तो स्टार्टिंग टॉर्क भी कम होगा, रनिंग भी कम होगी। मोटर जो अपनी पूरी रनिंग में आ जाती है उसके बाद स्टार से हम डेल्टा में कन्वर्ट कर देते हैं। लगाने के पर्पज क्या था, सेफ्टी के पर्पज से लगाते हैं, बाकी मशीनों को बाधित ना करें, किसी भी चीज को फेलियर का सामना ना करना पड़े। कि इनिशियल इसका जो करंट है बहुत ज्यादा होता है, 5 से 7 गुना करंट तक लेती है, तो होता कुछ सेकंड के लिए है मगर उसी सेकंड्स के अंदर ही बहुत ज्यादा लॉसेस हो जाते हैं। आई होप स्टार डेल्टा स्टार्टर को आप इजीली समझ पाए। क्वेश्चन नंबर हमारा 2 था कि कॉन्टेक्टर और रिले दोनों में क्या फर्क है। कॉन्टेक्टर और रिले में क्या फर्क है, सबसे इजीली समझते हैं। हेवी करंट, ज्यादा करंट फ्लो कराने के लिए हम कॉन्टेक्टर यूज करते हैं और कम करंट फ्लो कराने के लिए हम रिले का उपयोग करते हैं। अब एक चीज और समझ सकते हैं, पावर में हम कॉन्टेक्टर यूज ले सकते हैं और जो कंट्रोल सर्किट डायग्राम है उसमें रिले को काम में ले सकते हैं। दोनों में कॉमन बात क्या है, जो कॉन्टेक्ट होता है उसमें एक कॉइल लगी होती है। कॉन्टेक्ट डीसी प्रकार का भी होता है, एसी प्रकार का होता है, 12 वोल्टेज का होता है, 24 वोल्ट का होता है, एसी 220 वोल्ट का होता है, 110 वोल्टेज का होता है। उसी तरह जो रिले होती है 12 वोल्ट और 24 वोल्ट की होती है, उसी तरह हमारी रिले है वो 220 वोल्ट एसी की भी होती है। उसके अंदर कॉइलें लगी होती है, कंट्रोल के अंदर काम आती है। अब जो हमारा कॉन्टेक्टर है और ये रिले है, दोनों में कॉमन बात तो आपने समझ ली। अब इसमें डिफरेंस क्या है, ये पावर के लिए यूज होता है और ये कंट्रोल के लिए यूज होता है। सेकंड, आप इसमें ये भी मान सकते हैं कि जो हमारी रिले होती है वो जैसे कोई मिनी सर्किट है। इसमें जैसे अपनी 8 पिन रिले होती है, ये हमेशा 2 के पेयर में होती है। 8 पिन रिले होती है, 12 पिन रिले होती है या फिर 18 पिन रिले होती है। इस रिले में क्या होता है, NO NC सर्किट होते हैं। जैसे NO लगी है, सारे NO लगे, जिस रिले में हम मैन पावर को देंगे, जैसे 24 वोल्ट की रिले है, जिसको हम इसको ऑन करें उस कंडीशन में क्या होगा, सारे NO NC बन जाएंगे और NC के NO बन जाएंगे। टाइमर रिले वो अलग होती है, उसमें टाइमर भी लगा होता है। सिंपली समझो, सिर्फ रिले क्या होता है, कंट्रोलिंग में यूज होता है और जो कॉन्टेक्टर हमारा पावर में यूज होता है। हेवी करंट के लिए हम कॉन्टेक्टर यूज करते हैं, वही काम कॉन्टेक्टर होता है। कॉन्टेक्टर के अंदर भी एक कॉइल लगी होती है और वो भी इनपुट आउटपुट को अप डाउन यानी इसको ऑन ऑफ करवाता है। इसको मल्टीपल टाइम ऑन ऑफ के लिए हम कॉन्टेक्टर यूज देते हैं। सबसे इजी पूछ रहे हैं ना आपको कि बहुत ही कम शब्दों में बताओ, तो जो कॉन्टेक्टर होता है वो हाई करंट के लिए यूज होता है और जो हमारी रिले होती है वो कम करंट के लिए यूज होती है। तो या उसको जो कॉन्टेक्टर है वो हमारा पावर में यूज होता है और जो रिले हमारी कंट्रोल में यूज होती है। सबसे बेस्ट इसका मतलब आंसर यही है। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 3, MCC और PCC पैनल दोनों में क्या फर्क है। MCC इसके नाम से पता चलता है मोटर कंट्रोल सेंटर, यानी जितने भी मोटरें हमारे लगे उस सारी को जो कंट्रोल करने वाला मैन पैनल होता है उसको हम MCC बोलते हैं। PCC पावर कंट्रोल सेंटर, पावर जितना डिस्ट्रीब्यूट होता है, जैसे अपना मैन पावर आती है, मैन पावर आने के बाद अपना यहाँ एसी भी लगा है, एसी भी से आगे छोटे छोटे ब्रेकर लगे, जितने भी हमारा जो पैनल होता है उसको PCC पैनल बोला जाता है। यानी MCC पैनल अलग होता है और PCC पैनल अलग होता है। MCC होता है स्पेशली मोटर वगैरह इसको कंट्रोल करने के लिए होता है, एक पैनल होता है सेपरेट, और जो PCC हमारा मेन पैनल होता है जिसमें पावर का पूरा डिस्ट्रीब्यूशन करता है। हमारे मैन एसी में पावर आ गई, उसके बाद जितने भी MCBयाँ लगी हैं, साथ में इसमें ALCBयाँ लगी हैं, इसमें साथ में जितने भी अपने जो बाकी अदर डिवाइस लगे हैं ऑन ऑफ करने के लिए, जिसमें आइसोलेटर भी बोल सकते हैं, जिसमें MCCB भी बोल सकते हैं। अलग अलग मतलब जो पावर को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जो बड़ा पैनल होता है उसको हम PCC बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा सबसे इंपॉर्टेंट है, VFD क्या है। सबसे कम
कम शब्दों में बताइए। VFD के नाम से पता चलता है वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव, फ्रीक्वेंसी को चेंज करता है, उसके द्वारा मोटर की स्पीड को कंट्रोल करता है। आपने एक चीज पढ़ी है ना, मोटर की जो स्पीड होती है उसको बोलते हैं NS बराबर 120 इंटू अफ बटा में P। अफ फ्रीक्वेंसी को अप और डाउन करते हैं तो मोटर की जो स्पीड होती है जो सामने निकल के आती है वो भी चेंज होती रहती है। इसका इजीली इतना वर्क होता है, जो हमारा VFD होता है उसको हम AC सप्लाई देते हैं, जैसे हमने 3 फेज उसको AC सप्लाई देते हैं, वो AC को DC में कन्वर्ट करता है, फिर अपने अनुसार DC को वापस AC में कन्वर्ट करके हमारी मोटर को आउटपुट वो सप्लाई देता है, और उसके द्वारा हम अपने मोटर को चाहे जितना पोर्ट से या फिर ऑटोमेटिकली उसको स्पीड को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये जो पद्धति है बहुत ही ईजी है, और जो पहले मोटरों की स्पीड को कंट्रोल करने की जो पद्धति थी थोड़ी हार्ड थी। VFD सबसे ईजी कॉन्सेप्ट है, ये फ्रीक्वेंसी के द्वारा मोटर की स्पीड को कम ज़्यादा करता है। VFD मोटर की फ्रीक्वेंसी को कम ज़्यादा करेगा, इसके द्वारा मोटर की स्पीड है वो कम ज़्यादा होगी, और मैक्सिमम स्पीड से ऊपर नहीं किया जा सकता और सबसे कम से डाउन नहीं किया जा सकता। बस एक रेंज होती है, उस रेंज के द्वारा हम क्या करते हैं, इसकी फ्रीक्वेंसी को घटाते बढ़ाते हैं तो मोटर की स्पीड होती है वो कंट्रोल होती है, उसको अप हम डाउन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, सबसे इंपॉर्टेंट है लोटो। लोटो के बारे में बहुत से लोगों को पता होता है, बहुत से लोगों ने इसको देखा भी नहीं होगा। लोटो क्या है? लोटो की फुल फॉर्म है लॉक आउट टैग आउट। जैसे हमारा मेन पैनल है, मेन पैनल के ऊपर जो एक स्पेसिफिक कोई मशीन को सप्लाई जा रही है, उसको हम वहाँ से लॉक आउट करते हैं, यानी एक लॉक लगा देते हैं। जब हम काम पे जाते हैं ना, उसको खोलेंगे, वहाँ पे लॉक लगाएंगे, लॉक लगाने के बाद वहाँ पे हम कोई भी एक स्टिकर डाल देंगे। फला मशीन के ऊपर अभी वर्क चल रहा है तो उसमें कोई भी पावर को ऑन ना कर दे, हमारा जो वहाँ इलेक्ट्रीशियन या इलेक्ट्रिकल फोरमैन या हमारा हेल्पर या हमारा जो इंजीनियर जो अभी लाइन पे काम कर रहा है वो अपनी सेफ्टी के लिए लोटो का यूज करता है, लॉक आउट कर देता है, उसको पूरा एज ए लॉक कर देता है, लॉक करके चला जाता है। कई बार चाबी भी अपने साथ ले जाता है, और जब अपनी मशीन का काम कंप्लीट होता है उसके बाद उसको लॉक को आउट कर देता है, उसको ऑफ कर देता है, उसके बाद मेन पैनल की सप्लाई को ऑन किया जाता है। तो मोस्टली इसका जो वर्क है वो सेफ्टी पर्पज से होता है। इलेक्ट्रिशियन अपनी सेफ्टी के लिए एक तरीके से लॉक लगाता है, उसको लोटो बोला जाता है। नंबर 6 हमारा सबसे इंपॉर्टेंट है ओवरलोड रिले। ये मुख्यतः क्या करता है, मोटर को ओवर करंट से बचाता है। अगर मोटर ओवरलोड की कंडीशन में बहुत ज्यादा करंट लेने लग जाए, उस सिचुएशन क्या करेगा, हमारे सर्किट को ऑफ कर देगा। इसमें एक इसको थर्मल ओवरलॉड भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, कॉन्टैक्ट उसका ऑफ हो जाता है। जैसे अपना 96 और 97 नंबर अपना जो दो टर्मिनल है दोनों NC हैं, और जो ओवरलोड कंडीशन वो पत्ती पूरी हट जाएगी तो क्या करेंगे, दोनों अलग हो जाएंगे, तो मेन सर्किट टूट जाएगा। जैसे ऑफ ट्रिपिंग होती है वैसी कंडीशन बन जाती है, तो मोटर हमारी ऑफ हो जाती है। ओवरलोड का बस इतना सिस्टम होता है कि इसको ओवरलोड करंट से बचाया जाता है, जिससे मोटर हमारी हीट ना हो, मोटर जले ना, ये सेफ्टी डिवाइस के रूप में काम लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर हमारा 7 है सबसे इंपॉर्टेंट, RYB क्या है? RYB एक तरीके से इंडिकेशन है, यानी अलग अलग जो फेज है अलग अलग उसके कलर कोडिंग दिया गया है। अब इसमें RYB का दूसरी यूज ले सकते हैं, RYB क्यों यूज में ली? एक तरीके से ज्यादा विजिबिलिटी वाले कलर यूज लेके, जैसे RYB ले रखे, अलग अलग देशों में ये अलग अलग भी हो सकते हैं। जैसे अमेरिका में ब्राउन, ऑरेंज और येलो यूज में लेते हैं, जैसे चाइना में ब्राउन, ब्लैक, ग्रे यूज में लेते हैं। मतलब अलग अलग कंट्री अलग अलग ले सकते हैं। हम सिर्फ इतना समझ सकते हैं, जैसे RYB कोई भी मोटर हमने RYB लगा रखा है, हम जब फेज सीक्वेंस चेंज करेंगे तो हम क्या करेंगे, R या Y को चेंज कर देंगे, जिससे हमारे मोटर की डायरेक्शन में चेंज करनी हो। बस समझने के लिए होता है, अलग अलग कलर कोडिंग होती है, सब देशों की अलग अलग भी हो सकती है। इंडिया में जो यूज होती है वो RYB होती है, रेड, येलो और ब्लू। तीन जो फेज होते हैं, तीनों फेजों को इंडिकेशन करते हैं, और हम इस तरह समझ पाते हैं कि भाई हमारी डायरेक्शन क्या चल रही है। और जितना भी इंडस्ट्री होती है और जितना भी डिस्ट्रीब्यूशन, इसका सबका एक सीक्वेंस होता है। तो RYB एक सीक्वेंस है, एक इंडिकेशन है, ये बताने के लिए अलग अलग फेज में। और इसमें कलर कोडिंग दूसरी भी हो सकते हैं, जैसे मैंने बताया अलग अलग कंट्री में अलग अलग भी हो सकते हैं, पर अभी जो चल रहा है, स्टैंडर्ड चल रहा है, उसके अकॉर्डिंग RYB हमारे एक तरीके से इंडिकेशन है समझने के लिए कि अलग अलग फेज है। और पूरी जो कंपनी, फैक्ट्री या कोई एक भी जोन है, उस पूरी जोन में RYB का मतलब हर जगह सेम ही होता है। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा सबसे इंपॉर्टेंट है कि अर्थिंग क्या है और अर्थिंग क्यों किया जाता है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अर्थिंग के दो पर्पज होते हैं। एक तो हमारी जो मशीनरी को बचाने के लिए, मशीनरी में किसको बचाएंगे, जैसे अपनी बहुत जो सेंसिटिव मशीन, जैसे हमारी PLC है, जैसे हमारे ड्राइव, स्काडा वगैरह, जो हमारी सेंसिटिव मशीन है, प्रोग्रामिंग सिस्टम है, उसमें कोई प्रकार का लीकेज करंट ना चला जाए, इसलिए उस पूरी की पूरी बॉडी को अर्थिंग करते हैं। ह्यूमन बॉडी को भी शेप करते हैं। जैसे हमारा ये पूरा बक्सा अगर लोहे का होता है, इसमें कोई भी जैसे वायर यहाँ पे इसको सट जाता है, बाय डिफॉल्ट सट जाता है, हमें पता नहीं था, और ये बाय डिफॉल्ट इसको यहाँ पे छू जाता है। उस कंडीशन में क्या होगा कि इस पूरी बॉडी के अंदर करंट आ जाएगा। अगर यहाँ पे अर्थिंग लगी होगी ना, तो पूरा का पूरा जो करंट है, लीकेज करंट, पूरा का पूरा जमीन के अंदर ड्रॉप हो जाएगा। अब इस कंडीशन को अर्थिंग बोला जाता है। जो हमारे मेन ट्रांसफार्मर को अर्थिंग करते हैं उसको ग्राउंडिंग बोला जाता है। उसको ग्राउंड किया जाता है ताकि हमारा जो न्यूट्रल है वो स्टेबल रहे, और न्यूट्रल जीरो वोल्टेज स्टेबल करने के लिए हम उसको ग्राउंडिंग करते हैं। अर्थिंग का बेसिक यूज है ह्यूमन बॉडी को सेव करना, या जो सेंसिटिव मशीनरी उसको सेव करने के लिए, जो लीकेज जितना भी करता है उसको जमीन में पहुंचाने के लिए उसको हम एक सेपरेट मार्ग प्रदान करते हैं। उसको अर्थिंग बोला जाता है। प्रॉपर एक प्रोसेस होती है, जैसे पाइप अर्थिंग है, केमिकल अर्थिंग है, प्लेट अर्थिंग है, सब अलग अलग अर्थिंग होती है, पर सभी अर्थिंग का जो पर्पज है वो एक ही होता है, लीकेज करंट को जमीन के अंदर ड्रॉप कराना। और आपको इस बात का पता है कि जमीन के अंदर से आप जितना भी लीकेज उसको ड्रॉप कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए हमेशा हम अर्थिंग का यूज करते हैं एक सेफ्टी इक्विपमेंट के रूप में, हमारी ह्यूमन बॉडी और मशीनरी को शेप करने के लिए। क्वेश्चन नंबर हमारा 9 सबसे इंपॉर्टेंट, PPE क्या है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। अब इसमें क्या क्या आता है, इसमें आता है हमारा ग्लव्स, हेलमेट, सेफ्टी शूज, ये सारी चीज एक PPE के अंदर आती हैं। ये पूरे बॉडी को हम कवर करते हैं। कवर करने के बाद कल को हम कहीं भी काम करते हैं, एक आर्क फ्लैश किट अलग होती है, PPE किट अलग होती है, लगभग दोनों काम लगभग सेम सा ही होता है।
आर्क फ्लैश का मतलब है कि जहाँ पे हैवी वोल्टेज होता है, जैसे हमें कोई वीसीबी या कोई जियो डीओ पे या मेन लाइन पे जेएमपी काम करना हो, तो वहाँ पे हम आर्क जो फ्लैश किट पहनते हैं, उसमें क्या होगा कि हमारी पूरी बॉडी शेप रेकल कोई आर्क या फ्लैश पड़ता है तो हमारी बॉडी को पूरा का पूरा जो है बचा लेगी जो फ्लैश किट है वो। और उसी तरह पीपीई काम करती है, इलेक्ट्रिसिटी शॉक या डेंजरस सिचुएशन से बचाने के लिए पीपीई किट को लगाया जाता है। बहुत सी कंट्रियाँ ऐसी हैं वहाँ पे आप विदाउट पीपीई किट काम ही नहीं कर सकते। और जो खास बात कर रहे हैं हम इंडिया की या हम लोग जो काम करते हैं, आप मेरे जितने वीडियो देखते हैं आप भी बोलते हो कि सर आपने जो पीपी किट है वो नहीं पहन रखी, तो रिकमेंडेबल नहीं है। महंगी किट आती है, हर जगह काम भी नहीं कर सकते, थोड़ी सी ऑकवर्ड भी लगती हैं। और जो बेस्ट चीज़ जो काम करते हैं विदाउट पावर के, जैसे हम क्या काम करते हैं कि पावर जब होती है तब काम ही नहीं करते, पावर पूरी सेपरेट करने के बाद हम इसमें काम करते हैं, तो उस कंडीशन में थोड़ा कम यूज लेते हैं। बाकी लेना चाहिए, मैं रिकमेंड करूँगा पीपीई किट, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जरूर यूज करना चाहिए, पीपीई अपने आप को सेफ जरूर करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10 था हमारा सबसे इंपॉर्टेंट, कंट्रोल वायरिंग और पावर वायरिंग दोनों में क्या फर्क है। मैं आपको बता दूं, जितनी भी 24 वोल्ट से कम की सप्लाई होती है, 24 वोल्ट तक की सप्लाई जो होती है, बेसिकली हम ये मान के सकते हैं वो सारी कंट्रोल में आती है। कंट्रोल के अंतर्गत कोई भी रिले को सप्लाई देना, कोई भी ड्राइव को सप्लाई जाना, कोई भी अपना जो पीएलसी है उसको सप्लाई देना, ये कंट्रोलिंग में यूज होती है। जैसे स्विचिंग होती है, जितने भी ऑपरेटर काम करते हैं कंट्रोल पैनल पे यूज करते हैं, जिसमें अगर कोई प्रकार लीकेज हो, बॉडी पे लीकेज भी तो 24 वोल्ट का है और आपको पता है 90 वोल्ट से कम की सप्लाई वो हमारी ह्यूमन बॉडी के लिए सेफ है, मतलब बहुत ज़्यादा तगड़ा झटका नहीं लगता। और इससे ऊपर की जितनी भी सप्लाई होती है, जैसे मोटर को सप्लाई देना है, मैन डिस्ट्रीब्यूशन को सप्लाई देना है, अपनी बस बार को जो सप्लाई आ रखी है, जितने भी हमारे बड़े हीटरों को सप्लाई देते हैं, वो सारी के सारी सप्लाई आती है हमारी पावर वायरिंग बोला जाता है, इस पावर के अंतर्गत आता है। और इससे नीचे होता है 24 वोल्ट तक जो होता है, जो हमारा कंट्रोल आता है। यानी कंट्रोल और पावर दोनों डिफरेंट है। जो हेवी करंट, हेवी वोल्टेज के लिए यूज होता है वो पावर वायरिंग होती है, उससे जो कम होता है डाउन, जो कंट्रोलिंग के लिए सिर्फ ऑन ऑफ के लिए यूज होता है। यानी जैसे हमारी कोई भी रिले है, उस रिले के अंदर जो हमें अंदर जो कॉइल लगी है वो 24 वोल्ट के लिए, तो उसको हम जो सप्लाई दे रहे हैं किसी स्विच के द्वारा वो जा रही है, तो वो हमारी कंट्रोल है, उस रिले से कंट्रोल कर रहे हैं। किसी बड़े कॉन्ट्रैक्टर या किसी भी मोटर को हम कंट्रोल कर रहे हैं। उसमें बस इतना ही है कि जो हमारी कंट्रोल वायरिंग है वो हमारे लिए हार्मफुल नहीं है, बहुत ही जो हमारे माइनर इनपुट आउट के लिए यूज होती है। और जो पावर होती है वो मेन वायरिंग होती है, जो काफ़ी हार्मफुल भी हो सकती है, वो हैवी वोल्टेज और हैवी करंट इसमें फ्लो होता है। एक बात को और ध्यान रखना, पावर और कंट्रोल दोनों की वायरिंग साथ साथ नहीं चलती। जैसे हमारी कोई भी ट्रेंच चल रही है, इस ट्रेंच पे अगर पावर की सारी केबल है तो उस पर हम कंट्रोल की नहीं डालेंगे, क्योंकि इसमें इसका स्केल इफेक्ट बढ़ेगा। और जो हमारी कंट्रोल की बहुत ही कम सप्लाई होती है वो उससे तंग होती है। हम क्या करते हैं, हमेशा सेपरेट कंट्रोल को रखते हैं, सेपरेट हमेशा पावर को रखते हैं। पावर की वायरिंग अलग से जाती है, कंट्रोल की वायरिंग अलग से जाती है, दोनों डिफरेंट होती हैं। जैसे मैंने आपको बताया 24 वोल्ट तक जो सप्लाई सारी कंट्रोल में यूज होती है, चीज़ों को ऑन ऑफ करवाती है। और उससे जो ऊपर जो इतनी भी हेवी चलती है, जैसे 220 है, 440 है, 690, वो सारी पावर की वायरिंग होती है। तो पावर और कंट्रोल दोनों डिफरेंट होती है, दोनों की प्राइजेस भी डिफरेंट होती है, दोनों में वर्क करने की सिचुएशन भी डिफरेंट होती है। मैंने इस वीडियो में सिर्फ 10 क्वेश्चन को इंक्लूड किया। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मैं नेक्स्ट वीडियो में इससे और भी बेहतर एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा, और भी ज़्यादा इसमें टॉपिक को ऐड करूँगा। इस वीडियो को आप सेव कर लेना या एक बार दोबारा देख लेना। क्या होती है, चीज़ों को बार बार देखने से हमारे परमानेंट याद हो जाती है। हम क्या करते हैं, चीज़ों को पढ़ते हैं पर रिवीजन नहीं करते हैं। पहले हम बचपन में क्या करते थे, चीज़ों को पहले पढ़ते थे, उसके बाद उसको नोट करते थे, नोट करने के बाद दोबारा उसका रिवीजन करते थे, रिवीजन करने के बाद चीज़ें परमानेंटली याद हो जाती हैं। ऐसी वीडियो को आप सेव कर लिया करो। जो इंटरव्यू देने जाओ एक बार वीडियो को देखे जाया करो, हल्का फुल्का सीखने को मिल जाएगा, हल्का फुल्का बात करने का ढंग बदल जाता है। कई दिन से आप जो कोई इंटरव्यू नहीं देते हैं, कुछ पढ़ते नहीं ना, काम तो करते हैं प्रैक्टिकल, कुछ भी कहीं नहीं बोलते हैं, उस कंडीशन के बाद आगे इंटरव्यू में बिल्कुल हम अटक से जाते हैं। तो ऐसे वीडियो 2-4 सेव कर लिया करो। जैसे इंटरव्यू में कहीं जाना हो बेसिकली उसको थोड़ा सा देख के चला जाया करो, आपको अच्छा खासा कॉन्फिडेंस भी आएगा और ये आपको इंटरव्यू भी करेक्ट करवा सकता है। इससे अगला वीडियो थोड़ा एडवांस रहने वाला है, इसलिए आप भी हमें सब्सक्राइब कर लो। और अगर आप मेरे फेसबुक देखो मुझे फॉलो कर लो, क्योंकि आप मेरा कोई वीडियो मिस मत करना। मैं आपके लिए हर एक वैल्यूएबल कंटेंट लेकर आता हूँ, ताकि आपकी इलेक्ट्रिसिटी वर्क बहुत ज़्यादा इनहेंस हो, आप ज़्यादा सीख पाएँ और आप ज़्यादा कमा पाएँ। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टाइम।